नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 2। तो देखो प्यारे दोस्तों, इस पाठ का नाम क्या है, संविधान की उद्देशिका। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं संविधान की उद्देशिका के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संविधान की उद्देशिका क्या है, तो चलो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही हम समझ लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसके जो एम होते हैं, उसका जो उद्देश्य है ना, वो पहले से डिसाइड किया हुआ होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान के भी कुछ उद्देश्य हैं, बराबर। तो जो संविधान की उद्देशिका इतना ही है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखो ये है हमारे संविधान की उद्देशिका। ओके, तो अगर आप संविधान की उद्देशिका को पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा संविधान है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे हमारे संविधान में समता का सिद्धांत अपनाया गया है, यानी सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। धर्म के आधार पर या फिर स्त्री पुरुष के आधार पर हम लोग उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो जो हमारा संविधान है, ठीक है, संविधान के उद्देशिका, उसमें देखिएगा ये समता शब्द को भी जोड़ा गया है। ये यहाँ पे समता लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये समता शब्द यहाँ पर आया, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि सबको इक्वली ट्रीट किए जाने वाली बात की गई है, यानी सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो नौकरी में हो या फिर शिक्षा में हो। ठीक है, और फिर इसमें देखो एक और वर्ड आया है प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता। ये है आपका स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को कुछ स्वतंत्रता भी दी गई है, भारत के नागरिकों को, है ना। तो अगर आप ये उद्देशिका पूरी पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, जैसे कोई भी चीज होती है, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें हमारे संविधान के भी कुछ उद्देश्य हैं, बराबर। तो ये है हमारे संविधान की उद्देशिका। तो इसके हर एक वर्ड को हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। इसमें जो भी वर्ड आए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अभी दो शब्दों का आपको मतलब बताया। अब देखो इसमें और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे कि राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय, फिर यहाँ पर क्या है देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सब का मीनिंग हम लोग ये चैप्टर में पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, ये देखने में छोटा सा है, लेकिन हर एक वर्ड का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग ये चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। मतलब ये जो आपका पूरा पार्ट है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है, संविधान की उद्देशिका के ऊपर ही बेस्ड है, यानी उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बताइए प्यारे दोस्तों, सब लोग तैयार हो स्टडी करने के लिए? आओ फिर मेरे साथ हम पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन है जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। देखो ये जो उद्देशिका है वो क्या करवाती है, हमारे संविधान के जो उद्देश्य है ना, उनसे हमारा परिचय करवाती है कि हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा संविधान है ये 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन में बना था। कहीं कहीं पे 18 दिन भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो 17 दिन 18 दिन आप देख लेना। ओके, तो चलो अभी हम देखें। यहाँ पर देखो जो हमारा उद्देशिका है, हमारे संविधान की उद्देशिका, वो कहाँ से शुरू होता है, वो यहाँ से शुरू होता है कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। आओ मैं आपको संविधान की उद्देशिका दिखाऊं। पहले ना मैं इसको मिटा देती हूँ और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ ताकि आप देख पाओ, इसको अच्छे से समझ पाओ। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे जो संविधान की उद्देशिका है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, ठीक है, यहाँ से ये शुरुआत हो रही है। देखो हम भारत के नागरिक हैं, है ना, हम सभी क्या है, भारत के, रुको एक मिनट, हाँ ये देखो संविधान का जो, ये देखो यहाँ पर संविधान की उद्देशिका का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है, हम भारत के लोग शब्दों से होता है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिएगा पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। बिल्कुल हम सभी भारत के नागरिक हैं, आप भी भारत के नागरिक हो, हम भी भारत के नागरिक हैं, है ना। हम सभी को एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना है, इसे उद्देशिका स्पष्ट करती है। जैसे देखो हम सभी भारत के नागरिक हैं, है ना, तो हम सभी एक ही राष्ट्र के नागरिक है ना, तो हम सभी का जो कॉमन उद्देश्य है वो क्या है, वो हमें कौन बताता है, तो जो हमारी उद्देशिका है वो स्पष्ट करती है। ठीक है, इसमें उल्लिखित मूल्य, विचार, लक्ष्य और उद्देश्य उदात्त हैं, यानी वो सबसे मतलब महत्वपूर्ण है, आप ऐसे बोल सकते हो। उन्हें कैसे प्राप्त करना है, इससे संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। जैसे कोई भी उद्देश्य है, ओके, तो हमें वो कैसे अचीव करना है, कैसे उस तक पहुंचना है, ये भी चीजें हमारे संविधान में बताई गई हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान का जो उद्देशिका है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, हम सब भारत के क्या है, लोग हैं, इन शब्दों से होता है। इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है जिसके अनुसार सभी
भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। देखो यहाँ पे वही बातें लिखी गई हैं कि भारत को, जैसे हम सब भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समिता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर, देखो वहां पे वो डेट लिखा गया है कि उस दिन कौन सी तिथि थी, क्या थी, तो ये था मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा उद्देश्य, जिसके अंदर हमारे संविधान का पूरा उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कई शब्द ऐसे आए हैं जिनका मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला तो यही आ गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो चिंता मत करो, हर एक वर्ड का हम मतलब समझेंगे, ये भी जानेंगे कि क्या होता है, ये भी जानेंगे क्या होता है, इसका मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चिंता मत करो, ये चैप्टर में हमें वही तो पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम इस संकल्पना को समझते हैं, हर एक वर्ड का जो मतलब है वो हम समझेंगे, जो हमारे संविधान के उद्देशिका में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला हमने देखा था ना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य, देखो यहाँ पे लिखा था ना कि हम भारत को क्या करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब क्या होता है, आइए हम समझते हैं। जैसे देखो प्यारे दोस्तों, हम लोगों को पता है कि भारत पर ना बहुत सालों तक क्या था, जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेजों का शासन रहा, उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया, बराबर। और फिर जो हमारा शासन है, यह शासन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ, यानी कि अंग्रेजों से हम कब आजाद हुए थे, तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। ठीक है, फिर हमारा देश क्या हो गया प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र हुआ, है ना। मतलब भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अब देखो अंग्रेजों से हम आजाद हो गए, यानी कि अब हमारे देश पर दूसरे किसी लोगों का शासन नहीं चलेगा, हमारे देश पर जो हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, वही शासन कर सकते हैं। तो ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा, है ना। जैसे आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, हमारे शिवाजी भी कहा करते थे कि हमें क्या चाहिए, संपूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, हमारा देश है भाई, हम राज करेंगे। तो समझो ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो जब अंग्रेज अंग्रेज यहाँ से चले गए, हम लोग आजाद हो गए, तो हमारा देश जो है वो कैसा बन गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ, यानी कि अब हमारे देश पर किसका राज चलेगा, तो जो हमारे लोग हैं उनका राज चलेगा, हमारे द्वारा जो बनाए गए कानून हैं वो अब चलेंगे, अंग्रेजों के कानून के हिसाब से हम काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो हम अपने देश के विषय में उचित नीतियां बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हुए, है ना। पहले जब अंग्रेज थे तब वो हमारे हिसाब से काम नहीं करते थे, अपने हिसाब से जो मर्जी वो टैक्सेस लगाते थे, लोगों से काम कराते थे। ठीक है, लेकिन आजाद होने के बाद अब हम अपनी मनमर्जी चलाएंगे। ठीक है, अब हम हमारे मन से काम करेंगे, जो भी नीतियां बनाना है, कानून बनाना है, वो हम करेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है कि किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यही अर्थ होता है कि जो मान लो कोई एक पर्टिकुलर देश है, ठीक है, तो उस देश पे कोई भी बाहर के जो लोग हैं, बाहर विदेशी तत्व, वो यहाँ पे आकर के राज्य ना करे, वो होता है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़े प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे भी कुछ बातें हैं जो हम समझ लेते हैं। हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रभुत्व संपन्न बनना ही था। ठीक है ना। मतलब हमने ये जो पूरा स्वतंत्रता के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ की, जो हमारे वीर सपूत हैं, उन लोगों ने अपनी जान दे दी। क्यों उन लोगों ने अपनी जान दी, ताकि हमें प्रभुत्व संपन्न मतलब हमारा जो देश है वो प्रभुत्व संपन्न बन पाए, क्योंकि अंग्रेज जो थे ना वो बहुत अत्याचार करते थे हमारे लोगों के ऊपर। ठीक है, जबरदस्ती खेतों में, मतलब जो फसल से उनको फायदा होता था वो उगाने के लिए कहते थे। जैसे आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि नील की खेती करने के लिए उन लोगों ने बहुत, हमारे जो बिहार के किसान थे, ठीक है, उनको उन्होंने बोला हुआ था। ओके, क्यों बोला था, क्योंकि नील जो है वो पूरा इंटरनेशनल मार्केट में बिकता था और उनको उससे ज्यादा मुनाफा मिलता है, ज्यादा फायदा मिलता है, इसलिए वो क्या किया करते थे, हमारे लोग, देश के लोगों के ऊपर जबरदस्ती नील की खेती वो करवाया करते थे। ठीक है ना। तो उन लोगों ने
तो क्या हुआ देखो, नील की खेती वो जबरदस्ती करवाया करते थे, तो वो उनकी मनमानी ही थी ना। और आप लोग जानते हो नील की खेती करने से जो भूमि की उर्वरता है ना वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, देखो तो अंग्रेज क्या करते थे, अपनी मनमर्जी चलाते थे, है ना। तो अब इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए कि नहीं, ये तो गलत बात है ना। इसकी वजह से किसान तो तुम्हारा काम करेगा, नील उगा लेगा, लेकिन फिर बाद में वो क्या करेगा, क्योंकि अब उसकी जो भूमि की उर्वरता है, फर्टिलाइजेशन, मतलब जो उसको मतलब भूमि जो उपजाऊ है वो तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में किसानों का ही नुकसान होगा, तुम्हारा तो फायदा हो जाएगा, अभी तो तुम पैसा कमा लोगे, लेकिन बाद में फिर किसानों का ही नुकसान होगा, ठीक है। तो वो उनकी मनमानी चलती थी। ओके, तो सबसे पहला तो इसका यही उद्देश्य था कि पहले इनको हटाया जाए और जो हमारा हमारा जो राष्ट्र है उसको हम प्रभुत्व संपन्न बनाए, कि इनकी मनमानी नहीं चलेगी, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो प्रभुत्व संपन्न बनने का अर्थ सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना है। लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होती है। अब देखो प्यारे दोस्तों, जैसे कि देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले राजतंत्र होता था, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। पहले क्या होता था, मैं अगर आपको बताऊं तो राजतंत्र हुआ करता था, राजसत्ता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो राजा महाराजा लोग थे वो शासन चलाया करते थे, एक पर्टिकुलर राज्य होता था जहां का एक राजा होता था, है ना, जो शासन चलाता था, ठीक है। लेकिन अब जब हमारा देश आजाद हुआ, है ना, तो उसके बाद फिर ये जो डेमोक्रेसी है, यानी कि जो लोकतंत्र है, वो हमारे देश में आया, है ना, डेमोक्रेसी। अभी हमारा देश कैसा है, भारत जो है वो संपूर्ण विश्व में समझ लीजिएगा क्या है, लोकतांत्रिक राष्ट्र। वैसे और भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन भारत भी प्रमुख रूप से, भारत भी इसके अंदर आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं। अब हमारे देश में ऐसा, पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, पहले वो राजा अभी हैं, फिर क्या होगा, उनका जो बेटा रहेगा वो राजा बनेगा, फिर उनका जो बेटा आएगा वो राजा बनेगा, यानी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती थी, ठीक है। वो एक जनरेशन से चलता आता था राजा बनने का सिलसिला। लेकिन ये लोकतंत्र आने के बाद ये सब कुछ समाप्त हुआ, यानी कि अब ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अगर जनता आपको चुनेगी तो फिर आप चुन करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर जो भी मंत्री बनना है आप बनोगे, वरना फिर नहीं बनोगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो प्रभुत्व संपन्नता है वो सीधा सीधा किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है। अगर लोग किसी भी प्रतिनिधि को ना चुने, उन लोगों ने पहले से मन बना लिया कि ये तो कुछ काम धंधा करता नहीं है, ठीक है, इसके बिहेवियर भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे, ये कुछ हमारे लिए करता ही नहीं है, तो हम इस बार इसको वोट नहीं देंगे। मतलब कोई भी ऐसा है, ठीक है, कोई भी जो मतलब वोटिंग मांग रहा है, ठीक है, तो जनता ने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमें तो मन ही मन में डिसाइड कर लिया कि हमें तो इस बार इनको वोट नहीं देना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो फिर अगली बार चुन करके नहीं जा पाएंगे हमारे सरकार के अंदर, है ना। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पे डायरेक्टली ये बोली जा सकती है कि प्रभुत्व संपन्नता सीधा सीधा लोकतंत्र में जनता के हाथों में ही होती है, ठीक है। जनता अपने प्रतिनिधियों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो जाकर के वोट देता है और अपने मन से अपनी सरकार को चुनता है ना। उन प्रतिनिधियों को उनकी संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वोट दे रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं ना कि आप हमारे बिहाफ पे काम करो, ठीक है, यानी आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करो, हमारे फायदे के लिए काम करो, ठीक है, जिससे हमारा अच्छे भला हो सके, उस प्रकार से, ठीक है। हम अपने देश के अंतर्गत कौन से कानून बनाए यह निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को प्राप्त है। यानी जो भी सरकार चुन करके जाती है जनता द्वारा, उनके हाथ में ये सत्ता होती है, वो क्या कर सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, जिससे जनता का भला हो सके। ओके, तो ये होता है प्यारे बच्चों प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब चलो यहाँ पर हम बात करते हैं समाजवादी राज्य। जैसे कि हमने ये उद्देशिका में देखा था ना, आओ देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दूसरा शब्द यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, समाजवादी राज्य, ठीक है। अब ये समाजवादी राज्य का मतलब क्या है, तो देखो समाजवादी राज्य हम उसको कहते हैं जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती, ठीक है, डिफरेंस नहीं होता। मतलब जो ज्यादा जैसे अमीर लोग हैं और धनवान लोग हैं, ठीक है, जिनके बीच में कोई खाई नहीं होती, वो होता है हमारा समाजवादी राज्य, ठीक है। देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। देखो प्यारे बच्चों, अब खाई का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे गरीब है, यहाँ पे अमीर है और उनके बीच में कोई खाई है, ऐसे नहीं होता। मतलब देखो सरकार जो है ना वो किसी को भी, ऐसे कोई अमीर है तो उसको बहुत ज्यादा हाई फाई जैसा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करे और जो गरीब है उसको कुछ ना दे, ठीक है। मतलब सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो वो होता है आप लोगों का कि निर्धन और धनवानों के बीच में कोई भी खाई ना होना, ठीक है, सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, ओके, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार क्या होता है, सभी का अधिकार होता है ना। जिस रोड पे कोई बहुत अमीर
आदमी चलता है उस रोड पे गरीब को भी चलने का अधिकार है। हम ऐसा नहीं कह सकते अरे तुम तो गरीब हो, तुम ये रोड पे चलने लायक नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। मेट्रो में अगर कोई अमीर आदमी जा रहा है तो गरीब इंसान भी जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। उसने अगर वो भारत का नागरिक है, भारत में रह रहा है, तो वो कितना भी गरीब हो, भिखारी भी रहेगा तो भी वो मेट्रो में मतलब जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं होगा, इसकी सावधानी बरती जाती है, ठीक है। मतलब बस कोई एक ही आगे आगे ना बढ़े, इसकी भी देखभाल करनी होती है इस टाइप के राज्य में, समाजवादी राज्य। तो हमारे भारत देश में क्या है, समाजवादी राज्य है, ठीक है। तो ये भी देख लिया। फिर उसके बाद क्या आता है, पंथ निरपेक्ष। अब ये पंथ निरपेक्ष क्या है प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो पंथ निरपेक्ष यानी ये होता है कि किसी के साथ भी, जैसे हमारा जो भारत देश है, ये मतलब देखा जाए तो यहाँ पे पंथ निरपेक्षता ही है, यानी कि किसी को भी धर्म के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर उसके साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। सभी को नौकरी हो या फिर कोई भी शिक्षा हो, उसमें उसको समान अवसर दिए जाते हैं। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको जो सरकारें हैं, जो भी उनके द्वारा कोई स्कीम्स लाई जाती है, तो उसका फायदा सभी को दिया जाता है, ठीक है। उसका नाम पूछ करके उसका फायदा नहीं दिया जाता, ओके। बस अगर आप भारत के नागरिक हो तो बिल्कुल आपको ये स्कीम का लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वही है कि उद्देश्य में पंथ निरपेक्षता को हमारा उद्देश्य बताया गया है, क्योंकि देखो जो हमारे संविधान बनाने वाले थे उनको पता है कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म भाषा वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा और हमारे संविधान में इस चीज को शामिल कर लिया, पंथ निरपेक्षता को उन लोगों ने शामिल कर लिया, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है, समझ में आया। किसी भी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है कि क्या होगा कि ये हमारे इस भारत देश का ये धर्म है, ऐसा कुछ स्वीकार नहीं किया गया। सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा इन लोगों ने हमारे संविधान में बोला गया है ना। हमारे देश का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ठीक है, याद रखना। फिर देखो नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है ना। आप थोड़े ना, अगर आप किसी भगवान जी की पूजा करते हो तो आपको थोड़े ना कोई आकर के या फिर सरकार आकर के कहती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यहाँ पे पूजा पाठ नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब ऐसे नहीं कहते ना, क्योंकि वो हमारी व्यक्तिगत मान्यता है, हमारी मर्जी, हम चाहे जिसकी पूजा करें, जिसको भी माने, क्योंकि ये अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है कि धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये होता है आप लोगों का पंथ निरपेक्षता, ठीक है। तो चलो ये भी था हमारे उद्देशिका में, इसको भी हमने समझ लिया। अब उसके बाद क्या है, लोकतंत्रात्मक। अब ये लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, तो लोकतंत्र तो मैंने आपको अभी अभी पीछे बता ही दिया था कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक राज्य है ना। लोकतांत्रिक मतलब क्या है, यहाँ पर जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है ना, वही काम करते हैं, वही चुन करके सत्ता में जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे अभी मान लो कोई प्रधानमंत्री जी है ना, तो अब उनका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसे नहीं होता। अगर जनता चाहेगी, अगर लोगों ने उनको सपोर्ट किया तो बेशक वो बन सकते हैं, लेकिन अगर जनता ने नकार दिया तो नहीं बन सकते, समझे। तो वो है यहाँ पर। चलो लोकतांत्रिक राज्य हम समझ लेते हैं। तो लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता किसके हाथों में होती है, भाई हमारे हाथों में, लोगों के हाथों में होती है, ठीक है। हमारी मर्जी, हम चाहे जिसको चुने, ओके। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। आपने देखा भी होगा, ठीक है, अभी तो आप छोटे हो, आपको क्या, आपको नहीं पता होगा, अभी आप वोट डालने तो जाते नहीं होंगे। जब वोट डालने जाया जाता है ना, तो वहां पर जब जाएंगे ना, तो जब वोट डालने की बारी आती है तो वहां पे आपके आसपास में कोई होता नहीं है, वो आपको अकेले वहां पे जा करके जो भी बटन दबाना है वो आप दबाते हो, यानी अपने मन से आप सरकार चुनते हो, आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। मान लीजिए अगर ऐसे होता कि आप यहाँ पे वोटिंग कर रहे हो और आपके बाजू में कोई है, तब तो वो आपको देखता रहता ना, आपके ऊपर दबाव बनाता रहता कि नहीं नहीं तू इसको नहीं, तो इसको वोट देगा। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं होता, आपको अकेले वहां पर भेजते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा बटन दबाते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिस्टम होता है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं ना कि प्रशासन हमारे हाथों में है, ओके। फिर उनकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है और नीतियां निर्धारित करती है। सभी का कल्याण साध्य करने हेतु सरकार को महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के निर्णय प्रतिदिन सभी लोगों को इकट्ठे आकर लेना देखो बच्चों, अब मैं एक बात बताती हूँ। जैसे अभी अभी मैं बोल रही थी कि प्रशासन हमारे हाथों में, यानी कि कॉमन पीपल यानी जनता के हाथों में है, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि क्यों ना हम ऐसा करें, अपने जनप्रतिनिधि चुनने से अच्छा है कि हम लोग सभी लोग इकट्ठा हो जाएं और खुद ही कोई डिसीजन लेना है, जो भी करना है हम कर ले। तो देखो आप एक दिन इकट्ठे हो सकते हो, 2 दिन इकट्ठे हो सकते हो,
लेकिन हमेशा सभी लोगों का एक साथ इकट्ठा होना संभव है क्या? नहीं है ना। इसीलिए तो ये इलेक्शंस होते हैं कि आप अपने में से किसी एक इंसान को चुन दो, फिर वो आपके लिए जा करके जो भी पार्लियामेंट है वहां पे जा करके बात करेगा, आपकी जो समस्याएं हैं उनको उनके सामने रखेगा। ठीक है, तो वही बात है कि रोज रोज ना एक साथ लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, निश्चित अवधि के पश्चात जो है वो चुनाव होते हैं और जो मतदाता है वोट दे करके अपने प्रतिनिधि को वो लोग चुन लेते हैं। ठीक है, और जो निर्वाचित प्रतिनिधि क्या करते हैं, संविधान द्वारा जो निर्मित हमारी संसद है, कार्यपालिका यानी पार्लियामेंट वगैरह है, उसमें वो प्रवेश करते हैं और संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये हो गया हमारा लोकतांत्रिक राज्य का मतलब। अब उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा गणराज्य। लीजिए देखो, हर एक का मतलब पूरा संविधान के उद्देश्य का हमें पढ़ना है। पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पढ़ा, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और अब बारी है गणराज्य की। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में जरा समझ ले, गणराज्य का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि 26 जनवरी 1947 को जो भारत है इसमें क्या हुआ था, जो हमारा भारत है वो गणतांत्रिक राज्य बना था, ऐसे हम कहते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे देश का शासन है ना वो हमारे हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो ये होता है, भारत क्या है, एक मतलब गणतांत्रिक राज्य है, बराबर। तो देखिएगा, भारत में, हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है। गणराज्य के सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं। कोई भी सार्वजनिक पद वंश परंपरा अथवा विरासत से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ये होता है गणराज्य का मतलब। समझ में आया आप सभी लोगों को? नहीं समझा, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताती हूँ। जैसे अभी मैं आपको स्टार्टिंग से वही बोलती हुई आ रही हूँ। देखो, जैसे कि कोई भी मान लो राजा है, ठीक है, राजा का बेटा राजा बने। अब पहले तो ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन अब के टाइम पे ऐसा है, क्योंकि अब हमारे देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो जिसको जनता चुन करके भेजेगी वही सत्ता में जाएगा, वरना फिर नहीं जाएगा। भले ही तुम किसी के भी बेटे हो, किसी मुख्यमंत्री के बेटे हो या फिर एमएलए, आप किसके भी बेटे हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता ने आपको चुना तो आप जरूर जाओगे, लेकिन नहीं चुना तो नहीं जाओगे। तो वही है, देखो हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र के साथ साथ ये वाली प्रणाली भी प्रचलित है। गणराज्य के सभी सार्वजनिक पद जो है वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो उनको लोग बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाना है तो लोग ही बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी सार्वजनिक पद जो है वो वंश परंपरा या फिर विरासत में प्राप्त नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि आप जन्म ले लिए किसी प्रधानमंत्री जी के घर पे, तो ऐसा नहीं कि अब उनके बाद आप ही प्रधानमंत्री बनोगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये पहले हुआ करता था लेकिन अब ये नहीं होता है। ठीक है, आओ कहाँ थे हम, यहाँ पर देखो, ये जो अलग अलग पद हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, प्रधानमंत्री का हो गया, राज्यपाल का हो गया, मुख्यमंत्री का हो गया, महापौर यानी कि मेयर का हो गया। ठीक है, मेयर होते हैं ना, हम लोगों ने कक्षा 6वीं में पढ़ा था। सरपंच जैसे जो सार्वजनिक पद हैं, इन पदों पर विशिष्ट आयु की शर्त पूर्ण करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़कर पहुंच सकता है। मतलब ये जो सारे पद हैं, अगर आप इन पे पहुंचना चाहते हो तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। आप पहले जो भी कंडीशंस दी गई हैं उनको पूर्ण करो। जैसे भारत का राष्ट्रपति बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो, उसके लिए ना कुछ शर्तें होती हैं कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको इतना वर्ष कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप पूर्ण करते हो तो आप चुनाव लड़ करके बेशक ये सारे पद पे पहुंच सकते हो। राज्यपाल बनना है वो भी आप बन सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू, ऐसे डायरेक्टली नहीं बन सकते। ठीक है, राज्य सत्ता प्रणाली में ये पद वंश परंपरा अथवा विरासत में एक ही परिवार के व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। मतलब जो ये राज्य सत्ता जब भी प्रणाली थी, राजतंत्र वाला, देखो राज्य सत्ता, ओके, इसमें क्या होता था कि विरासत में ही मिल जाता था। अगर कोई राजा के घर पे पैदा हुआ ना तो फिर उसको अगला राजा बनाते थे, है ना, कहते थे कि हमें राजा, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, जब राजा की किसी मतलब उसका बेटा नहीं होता था तो कहते थे कि अब इसके बाद जो साम्राज्य है वो कौन संभालेगा, राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है, है ना, ऐसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जब मतलब राजा के कोई बेटा हो जाए तब कहते थे कि हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया है, यानी कि अब राजा के बाद राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा, तो इनका बेटा संभालेगा। वो राज सत्ता में हुआ करता था, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उद्देशिका द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को 3 मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समता। आओ अब दिखाओ मैं आप लोगों को, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, बराबर। अब देखो, उद्देशिका के द्वारा सभी लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं, तो न्याय, स्वतंत्रता और समता। देखो यहाँ पे लिखा है, आप देखिएगा, मैं आपको दोनों से कंपैरिजन करके बता रही हूँ। पूरा उद्देशिका आज हम पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो देखो 3 मूल्यों, न्याय, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, देखो
न्याय, स्वतंत्रता और समता को और उनके अनुसार आचरण करने का कानून बनाकर उन मूल्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया गया है। इन मूल्यों का अर्थ हम समझेंगे। तो देखो, ये जो हमारे मूल्य है ना, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई और समता, ठीक है। अब देखो, न्याय में कौन कौन से न्याय आ जाएंगे प्यारे दोस्तों? सामाजिक न्याय आएंगे, आर्थिक न्याय आएगा और राजनैतिक न्याय, ठीक है। तो ये न्याय के बारे में हम समझेंगे, फिर उसके बाद स्वतंत्रता समझेंगे और समता समझेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट न्याय। मतलब चलो हम चर्चा करते हैं न्याय की। न्याय क्या होता है? यानी किसी के साथ अन्याय ना होना। जैसे मान लो किसी ने कुछ अपराध ना किया हो, फिर मतलब देखो, किसी ने कुछ अपराध नहीं किया लेकिन फिर भी उसको सजा दी जा रही है, तो उसके साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। न्याय कब होगा? कि उसको बरी कर दिया जाए कि तुमने ये काम नहीं किया तो जाओ, हम तुमको छोड़ देते हैं, तुम्हें कोई भी सजा नहीं मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या मिला है? न्याय मिला है, ठीक है। तो उसको हम न्याय, और अन्याय तो समझ में आया ना, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो आपका अन्याय कहलाएगा, ठीक है। तो न्याय का अर्थ होने वाले अन्याय को दूर कर सभी को उनकी प्रगति हेतु अवसर प्राप्त कराना है, ठीक है। मतलब अन्याय ना हो, सभी के साथ न्याय हो, उनकी प्रगति हो, ये होता है अन्याय का अर्थ। सभी का कल्याण होगा, इस दृष्टि से उपायों की योजना करना ही न्याय को प्रस्थापित करता है। उद्देशिका में न्याय के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, और क्या था? सामाजिक न्याय था, और क्या था प्यारे दोस्तों? आर्थिक न्याय, और तीसरा हमारा था राजनीतिक न्याय। देखा था ना हम लोगों ने उद्देशिका में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आइए हम तीनों के बारे में जरा समझते हैं। सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात करेंगे। तो व्यक्ति में जाति, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्म स्थान या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझे? मतलब किसी की जाति अलग है, किसी का धर्म अलग है, कोई लड़का है, लड़की है, ठीक है, तो इस आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सभी मनुष्य एक समान है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ठीक है। तुम्हारा लिंग कुछ भी होने दो, ठीक है। तुम किसी भी प्रदेश के हो, तुम्हारा जन्म स्थान कुछ भी होने दो, तुम्हारी भाषा कुछ भी है, इसके आधार पे तुम्हारे साथ कोई भी भेदभाव हम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारी सरकारें हैं वो भेदभाव नहीं कर सकती। तो ये होता है आपका सामाजिक न्याय, ठीक है। चलो आर्थिक न्याय की बात करेंगे। अभी आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप दुकान खोलना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई रोकता थोड़े ना है, आपकी मर्जी, आप जो भी बिजनेस करना चाहे कीजिए। आप कुछ भी काम अगर कहीं पे करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो इसके ऊपर भी आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि आपके पास ये आर्थिक न्याय का अधिकार है कि आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि काम करोगे तभी तो पैसे आएंगे और आपके परिवार का भरण पोषण हो पाएगा, ठीक है। तो हमें आर्थिक न्याय भी दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। ओके, तो ये आर्थिक न्याय मतलब सभी के साथ होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी को बस बोल दें कि तुमको तो कहीं पे काम करना ही नहीं है, तो वो बेचारा घर में रह के क्या करेगा बताओ? घर पे रह करके उसको खाने के लिए मिलेगा नहीं ना। तो देखो यहाँ पे वही है कि भूख, भूखमरी, कुपोषण जैसी बातें निर्धनता अथवा दरिद्रता के कारण जन्म लेती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर निर्धनता होगी, अगर कोई गरीब इंसान है तो उसके घर पे देखो कौन कौन सी चीजें आएंगी? भूख आ जाएगी, भूखमरी, लोग भूख से मरने लगेंगे, जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे क्योंकि उनको पोषण ही नहीं मिलेगा, है ना। अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, बराबर। तो ये सभी निर्धनता के कारण हो सकते हैं। तो निर्धनता को दूर करने के लिए प्रत्येक को अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका का कोई साधन प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई काम करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है तो वो ठेला लगा करके सब्जी बेचता है ना। उसको किसी ने रोका थोड़े ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, है ना, तुमको ये करना ही नहीं है, तुमको पैसे कमाने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा हमारी सरकार ने नहीं बोला है। ये तो आर्थिक अन्याय हो जाएगा अगर हम किसी को बोले कि तुम कल से ये काम नहीं करोगे, ठीक है, तो अब तो ये उसके साथ अन्याय हो जाएगा ना। तो वही यहाँ पर दिया गया है। ओके, हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया है, ठीक है। सभी को यह प्रदान किया गया है ना। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब राजनीतिक न्याय की हम बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज राजनीतिक न्याय? देखो प्यारे दोस्तों, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई भारत का नागरिक है ना, तो वो 18 साल का, अगर 18 साल से ज्यादा का है, ओके, और उसके पास वोटिंग कार्ड भी होना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? राजनीति में भाग ले सकता है, यानी कि वोट कर सकता है, ठीक है ना। मतलब आप सोचो कि अगर सरकार हमारी ये कह दे कि अब ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, ठीक है, किसी कम्युनिटी के या फिर कोई भी, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, हम मतलब इनको वोट देना ही नहीं है, तो ये तो अन्याय हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे संविधान ने राजनीतिक न्याय भी दिया है कि आप ना राजनीति में भाग ले सकते हो। जैसे मान लो कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, ठीक है, और वो सारी शर्तें पूरी कर रहा है, तो
फिर वो ऐसा कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कोई भी हो, क्योंकि हमारे संविधान ने सभी को समान अवसर दिए हैं। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे वही है, देश का शासन चलाने के लिए सभी को प्रतिभागी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। परिणामतः हमने वयस्क मतदान प्रणाली को अंगीकार किया है। इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, वोट का अधिकार सभी के पास है। ओके, तो अगली बार से अगर कोई कहे ना कि तुम वोट नहीं दे सकते, आप बोल देना उसको, मैं 18 साल का हूँ, मेरे पास वोटिंग कार्ड भी है, और ये हमारे संविधान ने मुझे ये राजनीतिक न्याय मुझे दिया हुआ है कि मैं वोट दे सकता हूँ। ठीक है, बड़े हो जाना तो आप बोलना। ठीक है, चलो, तो ये हमने देख लिया। किसके बारे में हमने देखा? अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? हम लोग न्याय की बात कर रहे थे। न्याय में जिसके हमने 3 घटक देखे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और फिर हमने ये राजनीतिक न्याय देखा। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, देखो न्याय हमने देख लिया, अब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, उसके बाद से समता आएगा। तो आइए स्वतंत्रता के बारे में जरा हम समझ लेते हैं। अब ये स्वतंत्रता क्या है भाई? स्वतंत्रता बहुत सुनते हैं ना, स्वतंत्रता यानी आजादी। ठीक है, आजादी मतलब फ्रीडम। ओके, तो देखो आप समझो, हम पर अन्यायकारी और अनुचित प्रतिबंध न होना तथा हमारी क्षमताओं का विकास होने हेतु पोषक वातावरण का होना स्वतंत्रता की व्याख्या है। क्या है ये स्वतंत्रता? तो स्वतंत्रता ये है कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो आगे पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो हमारे संविधान ने उसको ये स्वतंत्रता दी है कि बेटा तुमको जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, जो बनना है बनो, उनको वो रोक नहीं सकते। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर, लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, है ना, तो सभी को स्वतंत्रता है। आप बनना चाहते हो डॉक्टर बनो, कोई नहीं रोकेगा, इंजीनियर बनना है बनो, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, स्वतंत्रता के होने से ही लोकतंत्र क्या बनता है? और दृढ़ बनता है और परिपक्व बनता है। ठीक है, अगर लोकतंत्र है ना, तो हमारा जो मतलब लोकतंत्र, स्वतंत्रता के होने से क्या होता है, जो लोकतंत्र है वो और अधिक दृढ़ और परिपक्व बनता है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं कुछ और यही स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता जो है काफी, इसका मतलब बहुत वाइड कंसेप्ट है, इतना छोटू सा नहीं है। देखो, विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? जैसे अभी मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 और 4 में हमें वही पढ़ना है, मौलिक अधिकारों के बारे में ही हमें पढ़ना है। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि अगर आपके मन में कोई विचार है या फिर आप अपने विचार को प्रकट करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो हमारे संविधान ने हमको दी है। जैसे मान लो कि किसी गवर्नमेंट का काम हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि उनकी सरकार है तो हम बोले ही ना, कि वो गलत भी कर रहे तो भी हम उसको सहें, अच्छा कर रहे तो भाई अच्छा तो है। लेकिन अगर आप कहीं पे गलत देख रहे हो ना, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, आपके पास ये अधिकार है, लेकिन हाँ एक लिमिट में रह के। जैसे मान लो आपको छूट दे दी गई है किसी भी चीज की, तो हर चीज की मतलब जो लिमिट होता है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक दायरे में रह करके उस चीज के बारे में बोल रहे हो, तो आपको कोई सजा नहीं देगा, क्योंकि आपने सही बात बोली है ना, आपको उनका काम अच्छा नहीं लगा तो आपने बोल दिया। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रत्येक नागरिक अपनी राय और अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ठीक है, आप अपने विचार जो भी आप सोचते हो किसके बारे में भी, वो आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, विचारों के आदान प्रदान द्वारा पारस्परिक सहयोग और एकता की भावना में वृद्धि होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो पारस्परिक सहयोग है लोगों में और एकता की भावना, उसमें भी वृद्धि होती है। साथ ही किसी भी समस्या के अनेक पहलू हमारे ध्यान में आते हैं। अब देखो, व्यक्ति को और भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि वो अपनी श्रद्धा मान्यता के अनुसार पूजा उपासना कर सकता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे पास। ओके, प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म अथवा उसको पसंद आने वाले किसी भी धर्म की सीख के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। आपको कोई ये नहीं बोलेगा अच्छा तुम ईसाई धर्म के हो, तुम जीसस को नहीं मान सकते, इनकी पूजा नहीं कर सकते, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें ये स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता हमारे सरकार ने दिया, हमारे संविधान ने दी है। इस स्वतंत्रता में हमें अपने पर्व त्योहार मनाने, ईश्वर की भक्ति करने और पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता निहित है ना। सब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं, आप देखते होंगे, है ना, किसी को कोई रोकता नहीं है, सरकारें नहीं यहाँ पे रोकती नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
देखो हमने न्याय पढ़ा, स्वतंत्रता पढ़ा, अब हम बात करते हैं समता की। ठीक है, समता यानी क्या होता है? इक्वेलिटी हम इसको बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों। क्या बोल सकते हैं? इक्वेलिटी, जिसका मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, समानता। तो उद्देशिका द्वारा भारतीय नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता से आश्वस्त किया गया है ना। मतलब सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। जैसे मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, तो अब उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारत का हर एक नागरिक उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा अच्छा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा सरनेम तो ये है, तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। ठीक है, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप जरूर चुन करके आओगे, है ना। जैसे आईएएस अफसर, आईएएस और आईपीएस लोग बनते हैं तो वो मुस्लिम भी बनते हैं, हिंदू भी बनते हैं, है ना। जो भी पढ़े होते हैं उतना, जिनके पास कैपेबिलिटी होती है, वो एग्जाम देते हैं और फिर वो चुन करके चले जाते हैं, मतलब एग्जाम पास करके वो बन जाते हैं। उनको किसी ने रोका थोड़े ना है, समझ रहे हो। तो वही बात है कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे हमारे संविधान के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार सभी क्या है? समान है। जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऊंच नीच, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ जैसे भेदभाव न करना ही समता का आश्वासन देना है। उद्देशिका में उल्लिखित अवसर की समानता के सिद्धांत को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही बात है ना, इसको महत्वपूर्ण तो मानेंगे ही। ठीक है, फिर आपकी उन्नति के अवसर सभी को अपनी उन्नति के अवसर सभी को प्राप्त होंगे। ठीक है, सभी लोगों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वही है कि वे उपलब्ध करवाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलो भाई, ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को समता क्या होती है, इक्वलिटी यानी कि समानता। चलो अब ये तो समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं और हम जरा इसकी बात करें। आइए, हमारे इस उद्देशिका में एक और शब्द आया है, बंधुता। ठीक है, अब ये बंधुता क्या है प्यारे बच्चों? बंधुता मतलब ये होता है भाईचारा। ठीक है, ब्रदरहुड, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम सब भारतीय क्या है? भाई बहन है। हम लोग ये प्लेज भी करते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं। हम भारत के, मतलब जो भी है, आप लोग रोज अपने स्कूल में करते होंगे कि हम सभी भारतवासी क्या है? भाई बहन है, ऐसे कहते हैं ना। तो वही है भाईचारा यानी कि बंधुता की भावना। तो अब इसके बारे में जरा हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, संविधानकर्ता जो थे वो अनुभव करते थे, क्या अनुभव करते थे? कि केवल हमने ये सारी चीजें कर दी कि न्याय दे दिया, चलो स्वतंत्रता भी दे दिया, समता यानी इक्वलिटी, ये सारे सिद्धांत तो हमने दे दिया, लेकिन एक की कमी है। अगर ये ना होना तो इसके बिना ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब मतलब काम करेंगे ही नहीं। सोचो ना, आपने समता भी दे दिया, स्वतंत्रता भी दे दिया, लेकिन लोग जो है ना, उनके बीच में भाईचारे की भावना है ही नहीं। लोग आपस में ही लड़े जा रहे, तो इन सब का क्या मतलब? ठीक है, तो उनको पता था, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, ये जो एक और भावना है भाईचारे की भावना, ठीक है, उसको भी हमारे संविधान के उद्देशिका में इन लोगों ने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, बंधुता का निर्माण, इन लोगों ने क्या सोचा कि अब इतना सारी चीजें देने से बंधुता या फिर भाईचारा का निर्माण नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो कठोर कदम है वो उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? बंधुता निर्माण करने के उद्देश्य को उद्देशिका में समाविष्ट किया गया। ठीक है, तो देखो, हमारे देश के सभी नागरिकों के प्रति एक दूसरे में आत्मीयता और अपनापन का भाव होना ही बंधुता है। बंधुता क्या है? कि हम सब एक, मतलब हम सब एक देश के हैं, तो हम सब भाई भाई हैं, हमारे अंदर क्या है? एकता। ठीक है, तो वही है। फिर बंधुता की भावना एक दूसरे के प्रति सहृदयता का भाव उत्पन्न करती है। लोग एक दूसरे की समस्याओं के बारे में संवेदना पूर्वक विचार करते हैं। ठीक है, बंधु भाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध है। बंधु भाव और व्यक्ति की गरिमा, अब ये क्या होता है प्यारे बच्चों? गरिमा का मतलब आप समझ रहे हो ना, व्यक्ति का जो डिग्निटी होता है। ठीक है, इंग्लिश में उसको डिग्निटी कहते हैं, मतलब किसी का गौरव, बराबर। तो बंधु भाव यानी भाईचारे की भावना और व्यक्ति की जो गरिमा है, इसके बीच में निकट संबंध होता है ना। आप सोचो ना, मैं आपको बता, देखो यहाँ पे लिखा है, व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त है। जैसे मान लो अभी भाईचारे की भावना तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए, और व्यक्ति की जो गरिमा है, इसके बीच में, दोनों के बीच में निकट संबंध क्यों बताया गया है? कि हम क्या करें? एज अ मनुष्य, एज अ ह्यूमन, हम एक दूसरे का आदर करें। ठीक है, अपमान करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसकी गरिमा उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा पर निश्चित नहीं होती। ठीक है, जैसे अभी हम हैं, ठीक है, तो हम क्या है? मनुष्य, हम भारत के नागरिक है, तो हमारे साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, हम सभी मतलब हमारे साथ ना, देखो ये जो यहाँ पे गरिमा की बात की गई है, वो उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग से निश्चित नहीं होती है। बस अगर वो इंसान है, वो मनुष्य है, तो उसकी गरिमा का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है। ठीक है, जैसे मान लो स्कूल में ही, आपकी क्लास में ही, जैसे मान लो टीचर ने किसी को खड़ा करवाया, कुछ पूछा, ओके,
तो अब वो बेचारा नहीं बता पाया। तो अब टीचर जो है अगर मान लो उसका बहुत सारा अपमान कर दे कि ये तो पढ़ता नहीं, और कोई बड़ा बच्चा है, मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका अपमान किया तो ठीक है, वो उतना उनको बुरा नहीं लगता है। लेकिन कोई बड़ा 10th में पढ़ने वाला या फिर 9th में पढ़ने वाला कोई बच्चा या फिर बच्ची है, और वहां पर उस टाइम पे टीचर ने उसका बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उसके बारे में कुछ कुछ ऐसे करके बोल दिया, तो उसको दुख लगेगा, उसका जो आत्मसम्मान है, उसका जो सम्मान है, उसको ठेस पहुंचेगी। ठीक है, ऐसे होगा ना। तो वही है कि अगर वो मतलब यही बोला ना कि यहाँ पर कि उसके धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर उसकी जो गरिमा है उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना क्या होता है, एक सम्मान होता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। जिस प्रकार हमें यह लगता है, जैसे हमें यह लगता है कि हमारे साथ सब लोग आदर सम्मान से बिहेव करें, है ना, हम यही चाहते हैं ना कि जैसे जब थोड़ा थोड़ा हम बड़े होने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी रोड चलते कोई हमारी बेइज्जती न कर दे, हमारे मम्मी पापा भी हैं तो वो भी हमारे दोस्तों के सामने हमारा सम्मान करे, ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं, मतलब हमसे प्रेम से बात करे, सम्मान नहीं लेकिन प्रेम से बात करे, हमें डांटे नहीं, है ना, हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने लिए सोच रहे हो तो दूसरों का अपमान करने का आपको अधिकार भी नहीं है, दूसरों के सम्मान को भी आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो जिस प्रकार का व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं उसी प्रकार का व्यवहार हमें सभी के साथ करना चाहिए। ठीक है ना, तो जब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्ति के प्रति क्या रखता है, सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का आदर करता है, तभी अपने आप व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा। ठीक है, जब हम सभी एक मनुष्य के तौर पे एक मनुष्य की भावनाओं को समझे, उसके प्रति आदर सम्मान की भावना रखें, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति की गरिमा है उसका निर्माण होगा। ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता से वृद्धि होगी। ठीक है, जब ऐसा होगा तो लोग अपने आप में ही भाईचारे की भावना रखेंगे। ठीक है ना, न्याय और समता पर आधारित नव समाज का निर्माण कार्य भी अधिक आसान होगा। इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान के उद्देशिका द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्यारे बच्चों देखो भारत की जो पूरी उद्देशिका थी उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से जो हमारे भारत का जो संविधान है इसकी उद्देशिका यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये था पूरा उद्देशिका जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। देख रहे हो, देखो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, है ना, बंधुता की भावना रहेगी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यक्ति की गरिमा है, एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होना चाहिए। ओके, तो ये पूरा जो हमारा था ये क्या कहते हैं इसको, उद्देशिका। ठीक है, इसके बारे में हमने हर एक वर्ड का मीनिंग समझ लिया है। मेरे ख्याल से आपको अब ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर याद नहीं करोगे फिर भी आप उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हाँ तो जरूर आप अब छोड़ करके मत आना, लिख करके ही आना। ठीक है, चलो तो आज के लिए देखो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। तो अब मुझे ना आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये लेसन समझ में आया कि नहीं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों को बता दूं कि आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग कोई भी पार्ट रहे उसको आप देख सकते हो, भूगोल भी हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो बस अब आप लोगों की बारी है पढ़ने की, तो पढ़ते रहिए हमेशा और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते।